everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another part, that is part number 2 of Principles of Management. We have gone through in part first about the basics of Principles of Management, its features and natures, and then the contributions of the two management experts, that is Henry Fayol and F.W. Taylor. As well as we have gone through a very interesting and very easy trick to remember all the 14 principles, name of all the 14 principles which have been given by Henry Fayol. Today in this video I have also included that shortcut, but for detailed explanation I personally recommend you all to go through my part first, that is previous part of this chapter. So let's start today's video with introduction of Henry Fayol. So he is Henry Fayol, as you all know. So let's discuss about something about Henry Fayol which we should know in our class 12. So let us start with the introduction. Henry Fayol was a French management theorist. His lifespan ranged from the year 1841 to 1925. He was an engineer graduate in mining engineering. So ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए मिस्टर हेनरी फेयोल के बारे में, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशंस of Henry Fayol in the management field by means of his various 14 principles. Now let us discuss something about his work experience. At the age of 19, he started working at the mining company. Then he eventually served as its managing director from the year 1888 to 1918. तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि इन्होंने स्टार्ट अपने करियर में किसी माइनिंग कंपनी से किया था 19 ईयर की एज में, और बाद में उन्होंने 1888 से लेकर 1918 तक वहाँ पर एज एमडी वर्क किया है, सर्व किया है. नाउ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मैनेजमेंट फील्ड. हेनरी फेयोल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इसको मैं सभी लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा, ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे सभी, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है हमारे सिलेबस में. देन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फोकसेस ऑन मैनेजरियल एफिशिएंसी बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट. तो इनके जो भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं वो एफिशिएंसी, जो मैनेजरियल लेवल की एफिशिएंसी होती है उन पर फोकस्ड होती है कि बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, कि कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए. He was the first person to identify 4 functions of management, namely plan, organize, command and control. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट इज हैविंग 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बट इनमें से जो 4 फर्स्ट फंक्शंस हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड एंड कंट्रोल, दैट इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनको आइडेंटिफाई करने वाले सबसे फर्स्ट पर्सन है. बट इन्होंने जिस नाम से आइडेंटिफाई किया वो नाम आपके सामने है: प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल. प्लान फिलहाल हम जानते हैं प्लानिंग के नाम से, ऑर्गेनाइज मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, कमांड मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल तो कंट्रोलिंग है. 14 principles of management propounded by him was described in detail in his book published in the year 1917. But that was not in English language, and it was later on published in English language as General and Industrial Management in 1949. तो डेफिनेटली हमें ये कुछ बातें जो मैंने ब्लैक कर करके दी हुई हैं आपको, एटलीस्ट हमें अपने क्लास 12 का सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पता और होनी चाहिए और याद होनी चाहिए. सो उसको मैंने इसमें लेने की कोशिश की है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन हम करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मेन बातों को मैंने लिया है. सो आइए डिस्कस करते हैं पहले उस शॉर्टकट ट्रिक के तरफ एक बार, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ताकि एक बार हम उसको रिकॉल कर सकें एंड देन आज के वीडियो में बढ़ते हैं. तो देखिए, मैंने उस प्रीवियस पार्ट फर्स्ट में बताया हुआ था कि ऐसे आपको याद रखना है कि मान लीजिए आप लास्ट मंथ में यूएस गए थे, यू वेंट टू यूएस इन द लास्ट मंथ. देन आफ्टर रिटर्निंग योर फ्रेंड आस्क्ड यू व्हाट डिड यू सिक्योर फ्रॉम यूएस. आपके दोस्त ने आपसे पूछा रिटर्निंग में कि आपने वहां से क्या सिक्योर किया. देन योर रिप्लाई वाज दैट
आई सिक्योर्ड सोडा फ्रॉम यूएस। सो जैसा आप देख पा रहे हो कि आई सिक्योर्ड सोडा एंड यूएस, ये हमारे 14 प्रिंसिपल के इनिशियल लेटर्स हैं, जिसको एक तरीके से हमने अरेंज किया सो दैट कि आप उसे ईजिली याद कर सकें। और ये हैं उनके 1 बाय 1 फुल वर्जन। जैसे आई था स्टार्टिंग, तो आई फॉर इनिशिएटिव, देन था एस फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सारे हमारे ऑर्डर्स में नहीं हैं और कोई ज़रूरत भी नहीं हमें ऑर्डर्स में याद रखने के लिए, हमें 14 प्रिंसिपल्स बस याद होने चाहिए और कुछ नहीं। देन सिक्योर्ड की स्पेलिंग में नेक्स्ट है ई फॉर इक्विटी, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, then U for unity and of command, then R for remuneration to employees, then E for spirited corps, एंड लास्ट डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। ये हो गया आई सिक्योर्ड। उसके बाद था सोडा फ्रॉम यूएस, तो सोडा से एस हो गया स्केलर चेन, ओ से हो गया ऑर्डर, डी से हो गया डिसिप्लिन, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन फ्रॉम का कोई मतलब नहीं है, वो बस सेंटेंस के लिए था, देन यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और टेन्योर। सो ये था शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने अपने पिछले पार्ट 1 वीडियो में भी बताया है, डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जरूर से जरूर उस वीडियो को भी देखें। सो आइए आज बढ़ते हैं, हम फ्यूल के फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के मीडियम से, एज वेल एज विथ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर ईच प्रिंसिपल। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस, एंड डेफिनेटली मैं सबसे कहूँगा कि एंड तक जरूर से ज़रूर देखें वीडियो, सो दैट कि आप सभी को सारे प्रिंसिपल एकदम से शॉर्ट इस वीडियो के साथ अच्छे से याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले एक इमेज है, उसको पहचानते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, बाहुबली मूवी के मैंने कुछ सीन की फ़ोटोज़ ली हैं, जिससे कि ईजी वे में हम उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में याद करने की कोशिश कर सकें। तो देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, नॉट एवरी वन कैन बी बाहुबली, राइट पर्सन नीड टू बी इन द राइट जॉब। सभी कोई बाहुबली नहीं हो सकता कि वो अकेले काम सारा कर ले, इसीलिए हमें जरूरत है कि राइट पर्सन के राइट जॉब पे होना चाहिए। देन ये रहे, देखिए एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ 5 टाइप्स ऑफ पीपल्स हैं। वन इज एंगेजिंग इन फ्रेमिंग, देन नेक्स्ट वन इज साइडिंग, देन painting, then inspection, and then shipping. So all are having different kind of work. That is, so in picture से हम कुछ हिंट हमें मिल रहा है कि ये किस प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो ये है डिवीजन किसका, वर्क का। सो इट इज डिवीजन ऑफ वर्क। सो लेट डिस्कस दिस प्रिंसिपल। सो देखिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रिंसिपल का। According to this principle, as far as possible, the whole work should be divided into small parts and each individual should be assigned only one part. तो इनका कहने का अब तक मतलब है, जैसे ये होल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, इसके हमने वेरियस पार्ट्स कर दिए और किसी भी पार्ट को किसी एक को ही देना है, हर पार्ट अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। देखिए लिखा भी है कि स्मॉल पार्ट एंड ईच individual should be assigned only one part of the work according to his ability and taste repeatedly so that the benefit of specialization may be achieved. आप भी इनिशियली कोई काम फर्स्ट टाइम करते हो तो आप बिल्कुल वैसे करते हो जैसे कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट वर्क, देन आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, रिपीटेडली वर्क करते हो, देन डेफिनेटली वन डे अराइजेज व्हेन यू वर्क लाइक अ स्पेशलिस्ट, लाइक एन एक्सपर्ट। सो दैट्स वाई फ्यूल इस बात पर इंसिस्ट करते हैं दैट द होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स एंड each small parts or job should be assigned to that person only who is capable to do it as well as who has interest to do it, so that the firm gets the benefit of specialization. क्या होता है कि आपको काम करने की एबिलिटी तो होती है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क, देन डेफिनेटली आपका काम अच्छे से नहीं होगा। और उसका उल्टा, यू आर हैविंग द इंटरेस्ट टू डू दैट वर्क बट यू आर नॉट हैविंग द एबिलिटी, तो आपके पास एबिलिटी नहीं है बट आप इंटरेस्ट रखते हो उस काम में, तो भी आपका काम अच्छे से नहीं होगा, बिकॉज समथिंग इज लैकिंग, दैट इज योर नॉलेज इन दैट वर्क। सो टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन of each work you need both the things, that is ability as well as interest. So फ्यूल का यही कहना है कि according to the interest and the ability the task should be divided in the subordinate staff. Then एक एग्जांपल लेते हैं।
क्योंकि कई बार हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन में आता है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए प्रिंसिपल्स को, तो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर एन एग्जाम्पल दैट कैन बी साइटेड इन द एग्जामिनेशन। सो देखिए क्या है, जेड लिमिटेड may divide various jobs of the organization into separate departments like production, finance, marketing and human resource department। देखिए डिपार्टमेंट जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ये होल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक चार्ट हम देखते हैं अक्सर बुक में ऐसे बनाया होता है। सो उसको हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कितने भी डिविजन में बांट देते हैं, बट जो जनरली यूज़ करते हैं लोग वो यही है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, देन परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। सो अकॉर्डिंगली उसको अपने वर्क के अकॉर्डिंग लोग डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि जेड लिमिटेड ने अपने फंक्शंस को कैसे बांट दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। द वर्क ऑफ each of these department is assigned to the employee in accordance to their potential so that work can be performed in the best possible manner। At the same time all the departments collectively strive to achieve the desired goal of the organization as a whole। तो देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक अलग ही वर्क होता है, तो उस वर्क को उसी को दिया जाएगा जिसके अंदर उसको करने के पोटेंशियल होगा, एज वेल एज फाइनेंस मैनेजर। डेफिनेटली अब साइंस का बच्चा फाइनेंस के बारे में कैसे करेगा कुछ भी, मतलब फाइनेंस को तो जानता है बट फाइनेंस के वर्क को एक स्पेशलिस्ट के तरीके से वो नहीं कर पाएगा। बट हम कॉमर्स के स्टूडेंट फाइनेंस का वर्क बेटर वे में कर सकेंगे। मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, पोटेंशियल रखता है, एबिलिटी रखता है, उसको वो टास्क दिया जाता है और वो अपने उस टास्क को करने के साथ साथ साइमल्टेनियसली कलेक्टिवली वो अपने उस टास्क को पूरा करते करते ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव कर जाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ लेट अस डिस्कस few positive impact or effect if we follow this principle, and some violating impact if we doesn't follow this principle, then what will be the negative impact on the business। so फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट कि हमें क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर हम इस प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज अचीव्ड, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ वर्क। डेफिनेटली अगर एक्सपर्ट कोई वर्क करता है तो आपके वर्क में हमेशा एक्सपर्टाइज दिखता है, यानी क्वालिटी दिखती है। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन अचीव करोगे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ वर्क तो अच्छा होगा ही। इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, एंड अगेन जिसको वर्क को करने का एक्सपर्टीज़ होता है उससे तेज कोई वर्क को नहीं कर सकता। जैसे सुई में धागा हम भी लगा सकते हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से एक दर्जी लगा सकता है। हम भी बटन टूटने पर बटन को लगा सकते हैं धागे से, सुई से, लेकिन उतने फास्ट, उतने बेटर वे में नहीं जितना कि एक कपड़ा सिलने वाला कोई कर सकता है, टेलर, है ना। तो ये हुई बात, स्पीड भी उसमें अच्छी होती है। देन डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एंड डेफिनेटली हम जितने एक्सपर्ट होंगे हमें अच्छे से मालूम है कि किस तरह से मिनिमम वेस्टेज के साथ वर्क को परफेक्टली करना है, और जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं उनसे वेस्टेज होते ही हैं जाने अनजाने में। सो दीज आर द फ्यू पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इफ डिडेंट फॉलो दिस प्रिंसिपल, अगर फ्यूल के इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम या ट्रबल हो सकती है वो देखते हैं। दैट इज वायलेटिंग इफेक्ट। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर विल बी रिड्यूस्ड, डेफिनेटली एफिशिएंसी उनकी घट जाएगी क्योंकि वर्क उनको एक जैसा ना मिलकर बहुत तरह का मिलेगा, तो एफिशिएंसी लेवल डाउन। देन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल, एंड अगेन फिर वही बात, अगर एक ही आदमी हर तरह का काम करेगा तो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा, किसी ना किसी वर्क को वो अच्छे से कर पाएगा, किसी किसी को नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ हमारे वायलेटिंग इफेक्ट हो गए। अब हमारा अगला है प्रिंसिपल, बट अगेन जो भी प्रिंसिपल है उसको पढ़ने से पहले, डिक्लेयर करने से पहले हम एक बार फिर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से पहचानेंगे कि वो आखिरकार कौन सा प्रिंसिपल है। देखिए हाउएवर इसमें नाम तो लिखा ही हुआ है, फिर भी देखिए जरा क्या है। अगेन एक हमारे बाहुबली मूवी की एक पिक्चर है, शानदार सी पोज विलन की। देखिए क्या लिखा है, व्हेन यू हैव अथॉरिटी डोंट बी भल्लाल देव। अगर आपके पास अथॉरिटी है, मूवी से आप सभी लोगों ने देखी होगी डेफिनेटली, तो आप भल्लाल देव मत बनिए। आपको उसका एंड रिजल्ट पता है क्या होता है, और वो अथॉरिटी को ज़्यादा लेकर क्या करता है मिसयूज़, वो भी आप जानते हैं। सो ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पिक्चर। देखिए ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बैलेंस वे में दिखाया गया तराजू के तौर पर, लेकिन आप देख रहे हैं वो बराबर तो है नहीं। पावर ऊपर है यानी कम है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे यानी वो ज़्यादा है, यानी आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है लेकिन पावर उतनी नहीं है। तो क्या ये सिचुएशन ठीक है? जवाब मिलेगा अभी इस वीडियो में, देखते जाइए। नेक्स्ट है
फिर उसी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, लेकिन इस बार दोनों क्या है, बराबर है, यानी जितनी ही अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन किसी फर्म के लिए होती है। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, लिखा है ग्रेटर अथॉरिटी यू गिव द पीपल द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड टेक एक्शंस। तो जितना ज़्यादा आप देंगे अथॉरिटी, उतना ही उसी रेशियो में आपको उनको पावर भी देना पड़ेगा, सो दैट कि आप उसको रिस्पॉन्सिबल बना सको और वो अपना डिसीजन टाइमली ले सके। एंड द लास्ट वन, अक्सर साइंस लैब में आप सभी ने इस चीज़ को करते हुए देखा ही होगा। ये दो चीज़ों के बारे में हम एरो बना रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को, और इन दोनों के बिना ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो सकता। तो यानी आप एक तरह से इसको अथॉरिटी मान लीजिए, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अगर किसी कंक्लूजन पे आना है, किसी वर्क को पूरा करना, तो आपके पास अथॉरिटी भी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए, दोनों चाहिए। बट दोनों कैसी चाहिए? क्या आप ऐसा चाहेंगे कि एक ज़्यादा एक कम हो, या ऐसा चाहेंगे दोनों बराबर हो? तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये हो जाएगा तो आपके पास दिक्कत हो जाएगी, आप वर्क नहीं कर पाएंगे। और इवन उल्टा हो गया कि अथॉरिटी ज़्यादा हो गई तो आप जाने अनजाने में भल्लाल देव के एक्टिंग में आ सकते हैं। सो इस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इन पिक्चर्स के साथ आप समझ गए होंगे कि हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आइए अब जानते हैं इस प्रिंसिपल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि पिक्चर्स में सारी बात वैसे ही क्लियर हो गई है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों बराबर चलने चाहिए। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क and he is made responsible for the result, this can be possible only when he has sufficient authority to discharge his responsibility। कह रहे हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलने चाहिए, और जब भी हम किसी इंडिविजुअल को कोई भी टास्क देते हैं तो उसके लिए हम उसके रिजल्ट्स के लिए उसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर उसको हमने उस वर्क को यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी दिया हो। अदरवाइज वो कह देगा ना कि सर मेरे पास तो ये परमिशन था ही नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो काम मैं नहीं कर सकता था, वो आपने तो परमिशन दिया नहीं मुझे उस काम को करने के लिए, तो इस वजह से आप उसको रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा पाएंगे। सो वी हैव टू मेक इट श्योर दैट अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी हो इन इक्वल रेशियो। तो जैसा मैंने कहा था एग्जाम्पल हम लेंगे हर प्रिंसिपल के साथ। तो देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल है। मिस्टर ए, जो कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है इन अ कंपनी, हैज़ बीन आस्क्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टर्नओवर ऑफ जीन्स फ्रॉम 500 टू 700 यूनिट्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर है मिस्टर ए, जिसको कि ऑर्डर मिला है, इंस्ट्रक्शन मिला है कि वो प्रोडक्शन ऑफ जीन्स जो है वो 500 यूनिट से 700 यूनिट पर डे कर दे। तो दैट मीन्स ही इज हैविंग नाउ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट व्हाट अबाउट द अथॉरिटी? At the same time, he is not given sufficient authority to get the extra raw material issued from the stores। आप जानते हो कि 500 से आपको 200 और यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने, दैट मीन्स आपको और रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, यानी वो क्लॉथ जिससे कि जीन्स तैयार होगा। तो आपके पास वो अथॉरिटी मिली ही नहीं कि आप स्टोर से उस एक्स्ट्रा को इशू करा सके। तो सोचिए क्या होगा, आप एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लेने जाएंगे स्टोर्स में, वो मना कर देगा, और जिसकी वजह से आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। तो एज अ रिजल्ट मिस्टर ए नॉट बी एबल टू रेज द प्रोडक्शन टू द डिजायर्ड लेवल। तो आपने देख लिया ना, अथॉरिटी नहीं मिली आपको बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो जिससे क्या देखा आपने, फेलियर इन द रिजल्ट्स, है ना, आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें हैं इसमें। सो आइए अब अगेन एक बार जानते हैं कि अगर हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के इन बातों को जो फेयोल ने सजेस्ट किया हम फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, और जो आपके अंडर वर्क कर रहे होंगे वो भी आपसे खुश रहेंगे, आपसे कॉन्फिडेंस में रहेंगे, बिकॉज अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए सफिशिएंट अथॉरिटी भी मिल रही है। देन वायलेटिंग इम्पैक्ट्स, कि अगर आपने ये ऐसा नहीं किया तो किस तरह के इफेक्ट सामने आएंगे। तो मैं बस सिंपल सी बात कहूँगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर ढंग से नहीं लागू किया तो आप दिमाग में लाल देव का इमेज बना लीजिए, वही आपको देखने को मिलने वाला है कि आपके पास पूरी अथॉरिटी होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम या नहीं होगी, या फिर आपके पास काम बहुत सारे होंगे लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं होगी, मिसयूज़ होगा कुल मिलाकर। रॉन्ग यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड, जितनी आपको जरूरत है उससे ज़्यादा मिल जाए तो आप उसका मिसयूज़ करना शुरू करेंगे। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस ऑफ लेसर फैसिलिटीज़ गिवन, तो अगर आपको कम
पावर्स दिए जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, और डेफिनेटली आपने जिसको वर्क दिया होगा आप उसको कैसे किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहरा पाएंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया। वो तो यही कहेगा ना कि आपने सर मेरे पास कोई अथॉरिटी दी ही कहाँ थी, मैं बिना अथॉरिटी के वो डिसीजन ले नहीं सकता था और इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया। तो यू कैन नॉट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो अगर आप एज एन एम्प्लॉय सोचें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके लिए कोई भी अथॉरिटी ही नहीं मिलती है, जैसे मिस्टर ए को हमने एग्जांपल में लिया, तो उस जगह अगर आप होंगे तो क्या आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि यस सर हम टारगेट पूरा करके दिखाएंगे? नहीं कर सकते हो आप जानते हो कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप रॉ मटेरियल ले नहीं पाएंगे तो आप प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस भी आपका नहीं बढ़ सकता, वो घटेगा। सो दैट वाज द सेकंड प्रिंसिपल। नाउ बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। और आज के मैंने इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल सिर्फ लिए, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और नेक्स्ट पार्ट जरूर से ज़रूर आप देखिएगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे अगले पार्ट का, जिसमें कि हम नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे आज के 7 प्रिंसिपल के आगे। सो अगेन थर्ड प्रिंसिपल से पहले फिर एक बार हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखेंगे। देखिए हालांकि नाम फिर एक बार लिखा हुआ है, लेकिन पिक्चर से इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए लिख रखा है मैंने। डिसिप्लिन को लेकर के है। अक्सर हम जिस चीज़ की इमेज सामने देख पा रहे हैं, जिस एनिमल की, उसको हम डिसिप्लिन के मामले में कितना डिसिप्लिन समझते हैं आप समझ ही रहे होंगे। खैर लिखा है, पीपल ओबे देयर सुपीरियर्स, बुल सिंपली डजंट। लोग अपने सुपीरियर्स की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन बुल बैल नहीं मानते। इसीलिए शायद हम लोग बैल की एक वर्ड को भी उसके लिए डिनोट करते हैं ना, कि एकदम बैल बुद्धि है, ऐसा बोलते भी हैं लोग। और आप सभी ने ये सीन अच्छे से इस मूवी को देखा है, तो आपको ये भी याद रहेगा कि इस सीन से आपके दिमाग में एक प्रिंसिपल डेवलप हो जाना चाहिए, डिसिप्लिन। और बाकी एक दूसरा इमेज जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस जाने के लिए दौड़ा भागी चल रही है, टाइमली सब भाग रहे हैं, तो ये डिसिप्लिन एक है कि हमें यहाँ डिसिप्लिन में रहना है, अपना एक ड्रेस कोड है उस तरह चलना है, एक टाइम है आने जाने का, उस अकॉर्डिंग आना जाना है, तो ये सब डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन एक ऐसी बात है जो आप सभी लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम टीचर्स, आप बच्चों से हमेशा स्कूल में कहते हैं, घर पर हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों से हमेशा कहते हैं कि हम सभी को एक डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए, है ना। तो वो डिसिप्लिन जो हम सब सुनते हैं, जानते हैं, एग्जैक्टली वही डिसिप्लिन यहाँ भी है। तो देखिए मीनिंग में क्या है। According to this principle, the organizational rules and employment agreement should be obeyed by both the superiors and the subordinates. तो जो ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए रूल्स हैं और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हम दोनों के बीच में, हम दोनों का मतलब आप एज एन एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट तय होता है, शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। तो जो सुपीरियर है एंड जो सबऑर्डिनेट है, दोनों उसको फॉलो करें, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली अगर हम किसी रूल्स को जो बनाए जाए उसको नहीं फॉलो करेंगे तो उससे सिचुएशन क्योस वाली होने लगती है और इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, और आप समझ सकते हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। सो एक एग्जाम्पल से फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है। द एम्प्लॉय ऑफ मैकडोनल्ड्स, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, मैकडोनल्ड्स सुनते ही आपके मन में, दिमाग में एक इमेज बन जाती है खाने की चीज़ों की, वही एग्जैक्टली है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ मैकडोनल्ड्स आर रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज देयर हैंड्स एवरी 30 मिनट्स। जो सैनिटाइजेशन आजकल हम सभी लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, कि हमें बचने के लिए बाहर से जब भी आए या ना भी आए तब भी दिन भर में हर 1-2 घंटे में एक बार जरूर अच्छे से हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि मैकडोनल्ड्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खाने पीने की चीज़ों में ऑलवेज इंगेज रहते हैं, और हाथों में कभी भी स्वेट बन सकता है, कभी भी वो मोबाइल टच करते हैं, किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है कि उनको हर 30 मिनट में अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, सो दैट कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो सके फूडिंग्स में। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है डिसिप्लिन के लिए, और सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग मेमोराइज भी करने की कोशिश करिए ध्यान से, इसलिए क्योंकि हमारे इस चैप्टर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन यानी केस स्टडी बनते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं आपको। हु नेवर नोज कि आप एग्जाम में उसी को लेकर केस स्टडी मिल जाए। सो पॉजिटिव इफेक्ट, अगर हम डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। अभी एफिशिएंसी का डिसिप्लिन से कनेक्शन बहुत डायरेक्ट है, और हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी वर्क डिसिप्लिन वे में करते हैं तो काम बेहतर हमेशा होता है, और जब भी काम बेहतर होगा तो एफिशिएंसी वर्ड तो अल्टीमेटली वहाँ आता ही है। देन बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, और जो 2 यूनिट्स होते हैं लेबर एंड मैनेजमेंट कैटेगरी, उन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा एक अच्छा, जिसको हम कहते हैं स्वीट रिलेशनशिप, डेवलप हो जाता है अगर डिसिप्लिन में सब रहते हैं तो। और याद रखना है डिसिप्लिन किसी एक के लिए नहीं है, ये फ्यूल ने साफ साफ कहा है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स, इट इज़ ऑल्सो फॉर द सुपीरियर्स, दोनों के लिए है, याद रखना है।
देन वायलेटिंग इफेक्ट्स, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होते तो क्या होता है, जो अक्सर मॉर्निंग असेंबली में हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड क्लासेस में टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स बोलते हैं हमें, वही चीज़ देखिए क्या है वायलेटिंग इफेक्ट। हाइट ऑफ डिसऑर्डर देखा ही होगा, आप लोगों ने फील किया होगा। डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, और अगर डिसिप्लिन में आप चीज़ें नहीं रखते हैं तो बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्यों शुरू हो जाता है और चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस एम्प्लॉय का गिरने लगता है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रिंसिपल था डिसिप्लिन। सो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रिंसिपल की तरफ। अगेन एक फिर बाहुबली मूवी के पिक्चर के ही साथ, जिससे आप समझें उसको। आपके सामने एक इमेज बन चुकी है, आप जानते हैं अच्छे से विलन को, इस विलन को देखिए। तो ये मैंने अगले प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड के लिए यूज़ किया है, और देखिए क्या एक लाइन लिखी है जिसको आपको याद रखना है एज डायलॉग बॉक्स। टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस। ठीक है, कह रहे हैं ये कि आप एक ही बॉस से अपना इंस्ट्रक्शन लीजिए, बट नेवर फ्रॉम भल्लाल देव। लेकिन भल्लाल देव से तो कभी मत लीजिए भाई, ठीक है ना। तो ये एक बात है जिससे आपको याद रखना है, सो दैट कि आप यूनिटी ऑफ कमांड की मीनिंग को अपने मन में मेमोराइज कर सके। फिर आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं, 3 लोग स्टार्ट रेस पॉइंट पर खड़े हैं रेस के लिए, और एक ने कमांड दिया, और आप जानते हैं कि एक कमांड मिलते ही हम सब दौड़ पड़ते हैं, तो हमें एक को सुनना है, एक की बातों को फॉलो करके उसके साथ चलना है। एंड देन ये आ गया हमारा एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो हमारे यूनिटी ऑफ कमांड को ही फॉलो करता है। देखिए अगर ये एक सुपीरियर है तो इसके अंडर 2 लोग हैं जिसको वो इंस्ट्रक्शन देगा, वो काम करेंगे। फिर इस एक सबऑर्डिनेट के अंदर 3 और सबऑर्डिनेट्स हैं, और इसके अंदर भी 3 और सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरीके से वो अपने अपने बॉस की बातों को फॉलो करेंगे, कमांड को फॉलो करेंगे, ठीक है। बट नेवर बी भल्लाल देव, जैसा बोला गया, ठीक है। सो अब अगर हम प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज कर चुके हैं तो बढ़ते हैं अपने प्रिंसिपल के एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा फाइनली यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम only one superior at a time, and that employee should be answerable only to that superior। तो आप इस प्रिंसिपल के तौर पर ये बताना चाहते हैं हेनरी फ्यूल हमें, कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो ऑर्डर्स मिलते हैं वर्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, वो एक सुपीरियर से एक टाइम पर मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा सुपीरियर से नहीं। मतलब एक सुपीरियर तो कई सबऑर्डिनेट को डेफिनेटली ऑर्डर देगा, लेकिन कई सारे बॉसेस या सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को अगर एक समय में ऑर्डर देंगे तो सिचुएशन आप खुद सोच के देखिए कि आपके साथ क्या होगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। यही है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। A salesman in a company is allowed to give a maximum of 15% discount by the marketing manager। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं और आपका जो मार्केटिंग मैनेजर यानी आपका जो बॉस है वो आपसे कहता है कि आप 15% डिस्काउंट दे सकते हैं। आप सेल्समैन है भाई, तो आपको सेल्स करते समय डिस्काउंट देना होता है लोगों को। तो आपके दिमाग में एक बात सेट कर दी गई है कि मैक्सिमम 15% डिस्काउंट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर देना होगा तो आप हमसे पूछेंगे। However, the financial manager expresses his unhappiness and insists him not to offer more than 10% डिस्काउंट। जबकि उसका एक और बॉस फाइनेंस मैनेजर वो कहता है कि नहीं भाई 15% बहुत हो जाएगा, 10% से ज़्यादा आपको नहीं देना है। अब देखिए 2 बॉस 2 अलग ऑर्डर दे रहे हैं ना, एक कहता है 15 दे सकते हैं, एक कहता है नहीं देना है, तो आखिर वो किसकी बात सुन ले। This contradiction in the instructions always create confusion in the mind of the salesman and affects his performance adversely। तो अगर आप वो सेल्समैन हैं, आप खुद समझते हो कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि भाई 10% से ज़्यादा देंगे तो फाइनेंस मैनेजर गुस्सा करेगा, और अगर नहीं देंगे और बिक्री नहीं होगी तो हमारा मार्केटिंग मैनेजर कहेगा कि आपने 12% देकर क्यों नहीं बेच दिया गुड्स को। तो हम किसकी बात सुन ले, हमारे मन में एक कन्फ्यूजन सा स्टेटस आ जाएगा। सो ये है हमारा एग्जाम्पल। सो बढ़ते हैं अपने एक के पॉजिटिव इफेक्ट की तरफ कि what the benefit the firm will get if the firm follow unity of command। There is no confused situation for the subordinates, the efficiency of the subordinates increases, easy to fix responsibility। तो देख सकते हैं आप, अगर आपको एक बॉस से एक समय पे ऑर्डर मिलेगा तो आपको कन्फ्यूज़न की सिचुएशन नहीं बनेगी, आपका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगा क्योंकि आप कन्फ्यूज़ नहीं हैं, एंड साथ साथ आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है उसको फिक्स करना भी ईजी होता है। कल को आप ये नहीं कह सकेंगे ना कि सर आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी हो जाएगा। एंड इसी का उल्टा कर लीजिए तो आपका वायलेटिंग इफेक्ट तैयार हो जाता है, क्रिएट्स अ कन्फ्यूज सिचुएशन, देन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स,
देन कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर। अब भाई अगर आपने फाइनेंस मैनेजर की बात मानी तो आपका जो दूसरा मैनेजर था, आपका मार्केटिंग मैनेजर, वो गुस्सा आ जाएगा। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की बात मानेंगे तो उसको बुरा लगेगा, फाइनेंस मैनेजर को। तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश की वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और डेफिनेटली आप ऐसे सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे किस वजह से आपने काम नहीं किया या गुड्स नहीं बेच पाए। एंड हाइट ऑफ डिसऑर्डर, तो अगेन डिसऑर्डर तो हो ही जाना है, काम क्योंकि पूरा नहीं होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल, जो बहुत ही क्लोज है यूनिटी ऑफ कमांड से, और अक्सर बच्चे दोनों में कंफ्यूज भी होते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़रूर से ज़रूर वीडियो के हर एक फेज़ को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखिए, आपको कोई डाउट नहीं क्रिएट होगा और बहुत ही आसान भी लगेगा सब कुछ। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आप जैसा देख पा रहे हैं ये तलवार ऑलरेडी एक डायरेक्शन शो करते हुए दिखा रहा है टूवर्ड द लेफ्ट साइड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरीवन मूव टू अटैक, वन प्लान एंड वन इंचार्ज। सभी लोग अटैक करेंगे, वन प्लान एंड वन इंचार्ज। आपने मूवी में देखा होगा कि ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम अब आगे बढ़ो, तुम अब तीर फेंको, तुम ये करो वो करो, है ना। तो हर एक प्लान के लिए एक इंचार्ज होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पहले भीड़ में आप देख पा रहे होंगे कई कलर के, कई मतलब एक तरह से कई तरह के लोग हैं, ठीक है। देन उनको हमने डायरेक्शन दी है, देखिए ब्लू कलर्स ये आ गया, ग्रीन ये आ गया, एंड ब्राउन, लाइट ब्राउन इधर आ गया। तो आपने देखा कि उस ग्रुप में से 3 तरह के हमने मिनी ग्रुप, सब ग्रुप्स बना दिए हैं जिसका अलग अलग डायरेक्शन है। इनको अलग इसलिए किया क्योंकि इनका अलग वर्क होगा, इनको अलग क्योंकि इनका अलग वर्क किया, इनका अलग वर्क इसलिए उनको अलग कर दिया। इसको हम डिवीज़न भी कहते हैं बेसिकली। देन ये रहा, देखिए एक बार फिर से एक बॉस है, वो डायरेक्शन दिखा रहा है और सब लोग उसके साथ चले जा रहे हैं, ठीक है। देन ऐसे ही ये देखिए एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया, 2 अलग डायरेक्शन में गए। ऐसे ही देखिए हमने अक्सर आकाश में ये सीन देखा होगा, आजकल देखने को बहुत कम मिलता है लेकिन देखते हैं हम लोग फिर भी, पक्षियों कैसे उड़ते हुए एक डायरेक्शन में सभी पक्षी खासकर वी शेप में उड़ते रहते हैं, ठीक है। और ज़मीन पर बत्तख को हमने भी चलते हुए ऐसे देखा होगा एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो सभी का अपना एक डायरेक्शन है, और बेसिकली ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे तो उनका अपना अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, तो उनको अलग अलग बॉसेस को हैंड ओवर किया जाता है। सो ध्यान से सुनिए इसकी मीनिंग को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। मतलब एक प्लान हो और उसके लिए एक जिम्मेदार पर्सन हो, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एग्जाम्पल से ये बात और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए एग्जाम्पल क्या है, सपोज दैट अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स, बॉडी डिओड्रेंट, सोप एंड फेस क्रीम। तो एक कंपनी है जो इन 3 तरह के चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, बॉडी डिओड्रेंट, सोप एंड फेस क्रीम। तो आप सब जानते हैं कि इन तीनों का अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, अलग तरह का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, सब चीज़ें। तो इस वजह से क्या तय करेगी कंपनी कि इन तीनों को अलग अलग डिवीज़न या यूनिट बनाकर उनको अलग अलग हेड्स को हैंड ओवर कर दिया जाए। हेंस हैविंग 3 डिवीजन्स, as each product has its own market and problems, therefore each division must have its own head। तो क्लियर हो गई बात। तो देखा जाए तो हम फ्यूल के ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नाम का प्रिंसिपल है ये तभी फॉलो होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कहीं है तो वहाँ यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो किया जाता है। एंड देन जो डिवीज़न, जिस डिवीज़न की हम बात करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर रेडी होता है वो यूनिटी ऑफ कमांड के ही बेस पर होता है, ठीक है। सो आइए देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो। एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, एंड डेफिनेटली वर्क डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू वन हेड वन प्लान, तो स्पेशलाइजेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट जैसे लोग होंगे तो आपका बिजनेस बेहतर ही परफॉर्म करेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपके परफॉर्मेंस बिजनेस की। देन ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, और डेफिनेटली अगर आपके टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर्स, सबसे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स, एफिशिएंट प्लेयर्स हैं तो आपकी टीम जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब जानते हैं इस बात को। एंड अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो वायलेटिंग इफेक्ट, जो हमारे पॉजिटिव का जस्ट उल्टा ही है कि एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अचीव्ड, जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा आपको, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। देन डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे, स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपका वर्क जिस तरह होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, तो एफिशिएंसी का जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा और एफिशिएंसी कम होने लगेगी।
डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, और इसका मतलब है कि वही हाल होगा कि अब अगर कोई टीम, जैसे बांग्लादेश की एक टीम है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, तो हम जानते हैं कि मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, और बांग्लादेश जैसी टीम को जीतने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है उस फील्ड में। तो डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, फिर एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ। आइए देखिए, ये सीन शायद मूवी का सबसे ही दर्दनाक सीन हम कह सकते हैं, बट डेफिनेटली इस पे एक प्रिंसिपल बिल्कुल लागू होता है। देखिए क्या लिखा है, ये डायलॉग बॉक्स अगेन। कटप्पा डिडंट लाइक किलिंग बाहुबली। हम सब जानते हैं कटप्पा चाहता तो नहीं था, बट उसने मारा। कटप्पा इज लॉयल टू माहिष्मति, बी लाइक कटप्पा। तो आप सब जानते हैं कटप्पा ने मारा क्योंकि माहिष्मति चाहता था ऐसा हो, और आपसे यही कह रहे हैं कि आप भी लॉयल बनिए कटप्पा की तरह। और बाकी यहाँ जो प्रिंसिपल है उसमें इसको जोड़ के बताते हैं कैसे इसको फॉलो करना है, क्या समझना है। और देखिए फिर एक पिक्चर दिखाया गया, ये आपका एक सिंगल पर्सन यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि जनरल इंटरेस्ट। दो बातों को पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, ये जनरल इंटरेस्ट क्या है। इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन एंड जनरल मतलब ग्रुप। तो हम बात मैनेजमेंट की कर रहे हैं, यानी ग्रुप एक्टिविटी की। यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमें नहीं लेना है, हमें किसको लेना है? जनरल इंटरेस्ट को। सो आइए, यही है हमारा आज का प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो हमें जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करना है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। सो आइए मीनिंग देखते हैं। According to this principle, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. किसी भी एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल बेनिफिट इंटरेस्ट होगा, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी, उससे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर हमें किसको रखना है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, जिसको हम जनरल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए सबका नुकसान कराओ, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबका फ़ायदा हो बट आपका थोड़ा लॉस हो सके तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। एंड दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी एज वेल, कि अगर हम कहते हैं हमारा थोड़ा सा नुकसान भले क्यों ना हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा नुकसान भले हुआ लेकिन सबका तो फायदा हुआ, तो एक ह्यूमैनिटी भी शो करता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी विलिंगली एग्री टू वर्क ओवर टाइम। देखिए आप में से हम सभी लोग, आज हम भी नहीं चाहते ओवर टाइम वर्क करना, आप भी कल फ्यूचर में कहीं वर्क करेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे ओवर टाइम वर्क करना, तो विलिंगली वो वर्क करने को रेडी है ओवर टाइम, एज एंड व्हेन in the organization required in the organization, so that the deadlines can be met on time, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डेडलाइन है, जब काम पूरा करना है वो पूरा हो सके। तो बताइए उसने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखा कि जनरल इंटरेस्ट रखा? डेफिनेटली उसने ओवर टाइम किया, यानी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटा दिया, और ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात सोचते हुए कि जो डेडलाइन है वो मीट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे टाइम पर, तो डेफिनेटली इसने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ करके जनरल इंटरेस्ट को फॉलो किया, और यही है इस प्रिंसिपल का मेन थीम। सो आइए इसके पॉजिटिव एंड वायलेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी। ये पहले हमने कहा कि इससे ह्यूमैनिटी भी एक दिखता है कि आपने अपना बेनिफिट छोड़कर दूसरों के बारे में सोचा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और डेफिनेटली हम सभी का अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है, बट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देकर करेंगे तो आपके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन भी स्टैब्लिश हो जाएगा। एंड देन अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वायलेटिंग इम्पैक्ट, ह्यूमैनिटी वायलेटेड, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। और आप समझ सकते हैं, आप किसी टीम का प्लेयर, जैसे एक क्रिकेट टीम चल रहा है, क्रूशियल मोमेंट पे 2 बॉल पर 6 रन चाहिए, और उस प्लेयर को सिर्फ 1 रन चाहिए, सिंगल लेकर उसकी सेंचुरी हो जाएगी। और अगर वो अपने 1 रन के चक्कर में एक सिंगल ले लेता है और उसका सेंचुरी तो हो जाता है, बट अगले एक बॉल पे 5 रन चाहिए और सामने कोई और प्लेयर है, तो कह सकते हैं ना कि उसने गलत किया, बल्कि वो उसी एक बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करता, भले वो आउट क्यों ना हो जाता, हम कहते हैं कि उसने अच्छा खेला। हमें वो सेंचुरी अच्छी नहीं लगेगी अगर उस सेंचुरी की वजह से वो हार जाती है टीम। तो यही है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको नहीं रखना है, किसको रखना है? जनरल इंटरेस्ट को। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता। तो वही लिखा था, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। सो आज के हम लास्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और अगले वीडियो में हम अगले 7 प्रिंसिपल और लेकर आएंगे, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जाम्पल। देखिए फिर एक डायलॉग बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, ये हमारे प्रिंसिपल का नाम है। और इसके बारे में देखिए, ये भी अगेन हमारे उस मूवी का एक किरदार था जिसको मारा गया था एक युद्ध में। लिखा है,
द वन हु किल्स दिस बीस्ट गेट द थ्रोन। क्या याद होगा आपको, कहा गया था कि जो इसको मारेगा उसी को राजा बनाया जाएगा महिष्मति का, है ना। तो ये रेमुनरेशन है, काम के बदले इनाम। फिर ये देखिए इमेज, आप देख पा रहे हैं सभी लोग अपने अपना कुछ कॉइन्स बटोर के ले जा रहे हैं। दैट मीन्स कि रेमुनरेशन ही है, उनकी रिटर्निंग है बदले में, जो भी उनको मिलता है वर्क के बदले। देन ये आप एक और इमेज देख पा रहे हैं, देखिए इसमें लिखा है एम्प्लॉयज़ के राइट, ठीक है। और वहाँ पर कॉर्नर में कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कंपनसेशन है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है, प्रमोशन है, स्किल्स है, कैरियर्स डेवलपमेंट है, देन वर्किंग आवर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक वर्क प्लेस पर ये चीज़ें आप चाहते हो कि आपको भी मिले, सो दैट कि आप वहाँ पर कंफर्टेबली वर्क कर सके। और यही चीज़ें एक और तरीके से यहाँ दिखाई गई, देखिए इस पिक्चर में, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज़, पेड वेकेशंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अचीवमेंट अवार्ड्स, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पे रिवीजन एट्सेट्रा। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, जब आप वर्क करोगे कहीं भी तो आप भी इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सब ही हमारे रेमुनरेशन के पार्ट्स हैं, जो कि सभी एम्प्लॉय उम्मीद करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए इस प्रिंसिपल में फेयोल का कहीं कहना ये बिल्कुल नहीं कि रेमुनरेशन देना चाहिए, तो रेमुनरेशन तो आपको मिलेगा ही इन ल्यू ऑफ योर वर्क, बट व्हाट द मिस्टर फेयोल वांट टू से दैट कि द रेमुनरेशन शुड बी अप टू द स्टैंडर्ड, सो दैट कि जो एम्प्लॉयज़ हैं they can maintain the standard of living. According to this principle, employees should be paid fair remuneration, which should be give them at least a reasonable standard of living. तो जो उनको स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करने के लिए चाहिए होगा, एटलीस्ट उतनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। An employee is working in an organization for which he is getting only ₹10,000 per month. तो देखिए 10,000 रुपये किस ईयर की बात है उसको हम छोड़ देते हैं, बट एक नॉर्मल सी बात करते हैं। 10,000 पर मंथ की एक सैलरी या पैकेज मिलता है उसको वर्क के बदले, विच इज़ फार बिलो द प्रिवेलिंग रेट इन द सिमिलर इंडस्ट्रीज़। और उसी इंडस्ट्री से सिमिलर इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें, मिलाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उससे बहुत ही लो सैलरी इसको मिल रही है। यानी मान सकते हो 20-30 हज़ार की सैलरी होगी तो उसके मुकाबले आपको सिर्फ 10 मिल रहा है। ड्यू टू द अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन ही इज़ गेटिंग, he is not able to satisfy his all needs and also not able to maintain the standard of living। तो जिस लेवल का उसको सैलरी मिल रहा है, रेमुनरेशन मिल रहा है, इस वजह से ना वो अपने बेसिक नीड्स पूरे कर पा रहा है, एज वेल एज नाइदर ही इज नॉर ही इज एबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। As a result, he resigned from the organization and joined the other organization on a payment of prevailing in the market standards। आप भी ऐसे ही करोगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपको अच्छे रेट से पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि अदर इंडस्ट्रीज़ में अच्छा मिल रहा है, तो आप छोड़कर उसी जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां आपको मार्केट के प्रिवेलिंग रेट पर रेमुनरेशन मिले। तो यहाँ भी उस एम्प्लॉय ने यही काम किया। तो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आप सही देंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अपने हाई पोटेंशियल के साथ वर्क कर सकेगा। और नहीं देंगे तो वो हमारा जॉब छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर सकता है। तो ये सब बातें तो हम पॉजिटिव एंड वाइल्टिंग में जानेंगे ही अभी। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि इन द होल ईयर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कितने एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स होते हैं जो कि बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, उसको हम लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा, तो आप वहाँ पर बिल्कुल घर की तरह वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको खुश रखता है। देन कुछ वैलिडेटिंग इफेक्ट। डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपको अगर आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, दूसरी जगह पर अच्छी सैलरी मिल रही होगी, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन मन में आएगा और इंकरेजमेंट भी नहीं मिलेगा। देन इनकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी। और तब आपको अपने काम में डिसऑनेस्टी करने का मन करेगा, बेईमानी। मतलब आप नहीं चाहोगे कि आप टाइम पर जाओ, आप नहीं चाहोगे कि मैं ओवर टाइम करूँ, नहीं चाहोगे कि मैं प्रॉपरली वर्क करूँ, ये सब भी आपके मन में आने लगेगा। इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट। और जिसके वजह से अल्टीमेटली वो जो लेबर है या वर्कर है या एम्प्लॉय, वो छोड़ देगा, किसी और जगह चला जाएगा, जिससे कि लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाता है। सो इन दिस वे आज के हमने फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स को पढ़ा है, फेयोल के 14 में से फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स को। एंड होप सो कि सभी लोगों को वो इमेजेस के साथ और एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, like the channel, subscribe the channel, and definitely surely hit the bell icon on all, so that you will get the latest update on my channel, and stay tuned for the next part of this series. Thank you. Have a good day.